अब तो उठ जा महारानी, कब तक सोती रहेगी? जब तक इसको सुबह का नाश्ता नहीं मिलेगा तब तक ही तो सोएगी। ये लो रेखा, तुम्हारा सुबह का नाश्ता। तुम्हारे लिए चॉकलेट लेकर आया हूँ। आपने तो इसको सिर पर चढ़ा रखा है। रात को मेरा इंतजार करते करते बेचारी सो गई थी और इसने मुझसे चॉकलेट मंगाई थी, तो इसको चॉकलेट देना बनता है ना। ये और इसकी चॉकलेट कभी एक दूसरे का पीछा नहीं छोड़ती। इसकी शादी की उम्र हो गई है और इसका चॉकलेट और टॉफियाँ खाना छूटता ही नहीं। अभी इसकी उम्र ही क्या है, चॉकलेट खाने दो ना। अभी नहीं खाएगी तो भला कब खाएगी? एक चॉकलेट के पीछे माँ तुम तो सुबह सुबह शुरू ही हो गई हो। आपको तो पता है कि मुझे चॉकलेट खाना कितना पसंद है। हर चीज में चॉकलेट ही अच्छी लगती है मुझे। जल्दी से उठ के नहा ले, मैं तेरे लिए नाश्ता बनाती हूँ। क्या बना रही हो नाश्ते में? चॉकलेट। सीमा रेखा को ताना देते हुए वहाँ से निकल जाती है। रेखा तैयार होकर डाइनिंग टेबल पे बैठती है और सब मिलकर नाश्ता करते हैं। कैसे बाप हैं आप? लड़की की शादी की उम्र हो रही है और आप चैन से नाश्ता कर रहे हैं। इसके लिए लड़का देखिए। तुम तो मुझे बेकार ही समझती हो। मैंने एक अच्छा रिश्ता अपनी बिटिया के लिए देखा है। वो शाम को ही रेखा को देखने आने वाले हैं। आप मुझे अब बता रहे हैं? कितनी सारी तैयारियां करनी है। भाई देखने ही तो आ रहे हैं, शादी थोड़ी ना है जिसकी तैयारी करनी है। अरे आप क्या जाने, लड़की को जब देखने आते हैं तो हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए। किसी भी चीज की वजह से रिश्ता टूट ना जाए। ठीक है, अब तुम ही संभालो। शाम को लड़के वाले आएंगे, उसकी कैसी खातिरदारी करनी है वो तुम्हारा डिपार्टमेंट है। अपने आप संभालो। सीमा शाम की तैयारी में लग जाती है। शाम को राधा अपने बेटे पवन के साथ रेखा को देखने आती है और देखते ही पसंद कर लेती है। कुछ समय बाद रेखा और पवन की शादी हो जाती है। पहली रात को पवन उसके लिए चॉकलेट लेकर आता है। इस प्यारी सी दुल्हन के लिए ये चॉकलेट। हमें अपनी जिंदगी की शुरुआत मीठे से करनी चाहिए। मुझे चॉकलेट्स बहुत पसंद है। थैंक यू, आप मेरे लिए चॉकलेट लेकर आए। वैसे मेरे पर्स में भी बहुत सारी चॉकलेट्स रखी हैं। खाएंगी क्या? पवन उसकी बचकानी हरकत देखकर हंस पड़ता है। इसी तरह से रात गुजरती है और अगली सुबह आती है। क्या हुआ बहू, तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? कुछ नहीं माँ जी, बस भूख नहीं है। राधा बहुत कम खाना खाती थी क्योंकि उसे चॉकलेट खाना ज्यादा पसंद था, इसलिए वो सिर्फ चॉकलेट ही खाती रहती थी। ये बात किसी को पता नहीं थी। एक बार जब राधा की सहेली रेखा को देखने के लिए आती है तो रेखा मुंह में चॉकलेट दबाकर बैठी हुई होती है। राधा, तुम्हारी बहू तो बहुत संस्कारी है, घूंघट में बैठी हुई है बेचारी। क्या हुआ रेखा, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो और घूंघट में क्यों बैठी हो? रेखा के मुंह में चॉकलेट होने की वजह से वो कोई जवाब नहीं देती और इससे राधा को बहुत गुस्सा आता है। वो रेखा के पास आकर गुस्से में रेखा का घूंघट उठाती है तो उसके मुंह में चॉकलेट होती है। ये देखकर राधा और उसकी सहेली हंस पड़ती है। मैं तो बेवजह ही रेखा पर गुस्सा हो रही थी। अगर तुम मुझे पहले ही बता देती कि तुम्हें चॉकलेट खाना इतना पसंद है तो मैं तुम्हारे लिए और भी चॉकलेट ले आती। तुम्हें इस तरह छिप छिप के चॉकलेट नहीं खाना पड़ता। सच में राधा, तुम्हारी बहू तो अभी तक बच्ची है। भला इस उम्र में कोई चॉकलेट खाता है क्या? अच्छा ही है कि बचपना है, बड़े होकर क्या करना है? पूरी जिंदगी पड़ी है बड़े होने के लिए। अभी तो इसकी खेलने कूदने की उम्र है, खेलने दो। सही कहा, बड़े होकर तो टेंशन ही टेंशन रहती है। रुको रेखा, मैं अभी तुम्हारे लिए चॉकलेट लेकर आती हूँ। मुंह दिखाई में तुम्हें चॉकलेट देती हूँ। ये तो बहुत अच्छा गिफ्ट होगा मेरे लिए। थैंक यू आंटी। अभी तक सबने इतने भारी भारी गहने, साड़ियाँ और न जाने क्या क्या दिया। एक आप ही ऐसी हो जो मेरे पसंद की चीज दे रही हो। रेखा अब छुप छुप के चॉकलेट ना खाकर खुलेआम चॉकलेट खाती थी और उसे पराठे बनाने का भी बहुत शौक था। वो तरह तरह के पराठे बनाती थी। अब तो अपना बचपना छोड़ दे रेखा, तेरी शादी हो गई है। अब तो ये चॉकलेट टॉफी के दिन गए। अपनी जिम्मेदारी को समझो। माँ, जिम्मेदारी का इस चॉकलेट से क्या लेना देना? राधा रेखा को बहुत समझाती है पर उसकी ये आदत नहीं छूटती, पर थोड़ी कम जरूर हो गई थी। एक बार पवन उदास होकर सोफे पर बैठा हुआ था। क्या हुआ बेटा, इतना परेशान होकर क्यों बैठा हुआ है? ऑफिस की कोई परेशानी है क्या? माँ, टेंशन की बात तो है। ऑफिस में छटनी होने की वजह से
मुझे नौकरी से निकाल दिया। क्या? अब घर खर्च कैसे चलेगा? तुम्हारी शादी में वैसे ही इतना कर्ज हो गया है, अब तो मेरे पास भी पैसे नहीं है। माँ, यही तो समझ में नहीं आ रहा है। अब क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कैसे घर का खर्चा चलाऊं? तुम परेशान मत हो, कोई ना कोई हल जरूर मिल जाएगा। अगर मैं परेशान ना हूँ तो और क्या हूँ, क्योंकि किसी और कंपनी में तो कोई वैकेंसी भी नहीं है और जो काम मुझे आता है वो कहीं और है ही नहीं और मिल भी नहीं सकता जल्दी से। राधा और रेखा इस बात को सुनकर बहुत परेशान हो जाते हैं। मेरा तो सिर दर्द के मारे फटा जा रहा है। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, आप आराम कीजिए, मैं सब कुछ देख लूंगी। जब मेरी ही समझ में कुछ नहीं आ रहा तो भला तुम क्या कर लोगी? माँ, और कोई उपाय भी तो नहीं है। आप जाकर आराम कीजिए, नहीं तो आपकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। पवन के बार बार कहने पर राधा दवाई लेकर आराम करने चली जाती है। आप कुछ काम करना नहीं जानते तो क्या हुआ, मैं पराठे बहुत अच्छा बनाती हूँ, क्यों ना मैं पराठे बनाकर आपको दूँ और आप अपने ऑफिस में ही डिब्बा पैक करके लोगों को खाना पहुँचा सके। इससे आप उस ऑफिस से भी जुड़े रहेंगे। बात तो तुम सही कह रही हो। चलो तुम डब्बा पैकिंग का काम करो, मैं डिलीवरी का काम करूँगा। मैंने इनको तो बोल दिया, पर पराठे बनाने के लिए कोई सामान तो है ही नहीं, सिर्फ आटे के सिवा। क्यों ना मेरे पास जो चॉकलेट्स रखी हैं, मैं उन्हीं का पराठा बना दूं? अरे रेखा, ये क्या, तुम चॉकलेट का पराठा बना रही हो? अगर किसी को ये चॉकलेट का पराठा पसंद नहीं आया तो? ये कुछ अलग ही तरह का पराठा है, एक बार आप डिलीवर करके तो देखिए, क्या पता सबको पसंद आ जाए। रेखा जब चॉकलेट का पराठा बनाना शुरू कर देती है तो वो देखती है कि उस एक चॉकलेट के पराठे से बहुत सारे पराठे बनते चले जा रहे हैं। अरे, ये तो जादुई पराठा निकला। मेरे पास तो एक ही पराठे का सामान था, ये तो बहुत सारे पराठे बनते चले गए। रेखा अब उन पराठों को डिलीवर कर देती है, जो सबको बहुत पसंद आते हैं। एक बार पवन की तबीयत खराब होने की वजह से रेखा उन पराठों की डिलीवरी करने के लिए खुद ही ऑफिस पहुंच जाती है, जहां वो देखती है कि अचानक से बहुत तेज बारिश होने लगी और सभी लोग ऑफिस में फंस गए हैं। न जाने ये बेमौसम की बरसात क्यों होने लगी है। यहाँ पर तो सभी के सभी फंस गए हैं। अब सबको अपने घर जाने में बहुत तकलीफ होगी, न जाने कैसे पहुँच पाएंगे। आप फिक्र मत कीजिए सर, इन सबको उनके घर पहुंचाने की जिम्मेदारी अब मेरी है। यहाँ से तो हम निकल नहीं पा रहे, तुम भला हमें कैसे निकालोगी? बेकार की बातें करके मेरा समय बर्बाद मत करो, मैं वैसे ही परेशान हूँ। सर, आप मुझे एक मौका तो दीजिए। रेखा के एक इशारे पर वो चॉकलेट जादुई पराठा एक विशाल रूप धारण कर लेता है और सभी स्टाफ मेंबर उसके नीचे आ जाते हैं। सभी को उनके घर सुरक्षित पहुंचा देती है। मधुमती के दो बेटे थे, अजय और विजय। अजय की शादी प्रज्ञा से हुई थी और विजय की शादी संध्या से। प्रज्ञा घर की बड़ी बहू होने के सारे कर्तव्य निभाया करती थी, पर फिर भी अक्सर प्रज्ञा की बेइज्जती हुआ करती थी, क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी। मधुमती, तेरी बड़ी बहू तो बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है, बस खाना ही बनाती है, बाकी कुछ इसके बस का नहीं। क्या मतलब? अब क्या बताऊँ, मेरी बड़ी बहू अनपढ़, कहीं कुछ पढ़ने बोल दो तो इसकी नानी मर जाए। ये तो ऐसी ही है, तू उसको छोड़, मेरी छोटी बहू से मिल, संध्या। ये ग्रेजुएट है और नौकरी भी करती है। अच्छा है। मालती को बुरा लग रहा था कि मधुमती खुलेआम प्रज्ञा की बुराई कर रही थी। एक दिन की बात है, अजय और विजय घर लौटे। वो दोनों बहुत टेंशन में लग रहे थे। क्या हुआ? तुम दोनों की शक्लों पे 12 क्यों बजे हैं? नगर पालिका से नोटिस आई है कि हमारा घर इल्लीगल है और जल्दी वो हमारा घर तोड़ने वाले हैं। हम तो सालों से यहाँ रह रहे हैं, तो ये घर इल्लीगल कैसे होगा? पता नहीं माँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। और बस तब से अजय और विजय के कोर्ट के चक्कर शुरू हो गए। कुछ महीने बीत गए, आखिर कोर्ट ने फैसला कर ही दिया। आप लोग का घर इल्लीगल है और नगर पालिका जल्दी उसे तोड़ देगी। ये सुनते ही मधुमती के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। सारे घर वाले परेशान हो गए और अगले ही दिन विजय अजय के पास आया। भैया, मुझे कंपनी की ओर से एक फ्लैट मिला है,
ये तो बहुत अच्छी बात है, पर फ्लैट थोड़ा छोटा है, उसमें हम सब एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए हम सोच रहे हैं कि मैं और संध्या शिफ्ट हो जाते हैं। अजय समझ गया था कि विजय अब अलग होना चाहता था। उसने बिना कुछ बोले ही हामी भर दी और अगले ही दिन विजय और संध्या घर से चले गए। अजय ने एक घर किराए पे ले लिया और दूसरी ओर उसे जॉब से निकाल दिया गया। अजय बहुत ही बड़ी दुविधा में था। आप क्यों रो रहे हो? ये मुसीबत तो खत्म होने का नाम तक नहीं ले रही, एक के बाद एक बढ़ती ही जा रही है। मुझे जॉब से निकाल दिया गया। ये सुनकर प्रज्ञा भी हैरान हो गई, पर उसने अजय को दिलासा दिया। कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए, आपको पहले से भी अच्छी नौकरी मिल जाएगी। पर किराया भी तो देना पड़ेगा ना, इतने सारे खर्चे कब तक कैसे चलाऊंगा? हम दोनों मिलकर कुछ कर लेंगे। हम दोनों क्या ही कर सकते हैं? मैं खाना बना सकती हूँ, आप बेच सकते हैं। कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता। अगर हम दोनों मिलकर कोशिश करें तो इन सारे संकटों से बाहर निकल सकते हैं। तुम ठीक कह रही हो। प्रज्ञा ने सारी बातें अपनी सास मधुमती को बताई। तुम ठीक कह रही हो बहू, मुश्किल के समय हम सबको मिलकर सामना करना चाहिए। पर हम क्या खाने की चीज बेच सकते हैं? बाजार में तो सब कुछ पहले से बिकता है। हम कुछ न कुछ अलग ढूंढ ही लेंगे। चलिए बाजार देख कर आते हैं। प्रज्ञा अजय को अपने साथ बाजार ले गई और वो लोग हर खाने की रेडी देखने लगे। चाट, भेलपुरी, फ्रैंकी, मैगी, पराठे, सब कुछ तो पहले से ही बिक रहा है। क्यों ना हम इन दोनों चीजों को मिला दे? क्या मतलब? मतलब आपने मैगी फ्रैंकी तो खाई है ना, उसमें फ्रैंकी और मैगी एक साथ है, वैसा ही कुछ। तो अब क्या हम मैगी पराठे बेचें? वैसे आइडिया बुरा नहीं है, सस्ते में बन भी जाएगा और बहुत बिकेगा भी। सच्ची? प्रज्ञा ने दुकान से कुछ मैगी के पैकेट्स खरीद लिए। प्रज्ञा ने मैगी बनाई और फिर उस मैगी को पराठे के आटे में भर के उसके पराठे बनाए। सासू माँ, चक्कर बताइए कैसा बना है? मधुमती ने एक पराठा खाया। वाह बहू, ये तो बढ़िया है, बहुत खूब। प्रज्ञा ने एक पराठा अजय को भी दिया। अजय तो बड़े चाव से पराठा खा रहा था। क्या हुआ, आपने बताया नहीं कि कैसा बना है? बढ़िया, एक और मिलेगा? प्रज्ञा ने अपने पति और सास को और मैगी के पराठे खिलाए और खुद भी खाया। सबको उसके मैगी के पराठे का आइडिया अच्छा लगा। अगले ही दिन प्रज्ञा ने बाजार में मैगी पराठे का स्टॉल खोल दिया। दीदी, ये मैगी पराठा क्या है? मैगी और पराठा का मिश्रण, खाकर तो देखो, बहुत स्वादिष्ट होता है। ठीक है, एक मैगी पराठा दे दीजिए। प्रज्ञा ने उस लड़के के लिए एक मैगी पराठा बनाया। उस लड़के ने वो चखा और उसके चेहरे पे मुस्कान आ गई। ये तो तूफान है, ऐसा पराठा मैंने कभी नहीं खाया, बिल्कुल नहीं। उस लड़के की बात सुनकर कई और ग्राहक प्रज्ञा के ठेले पर मैगी पराठा खाने आए। प्रज्ञा मैगी पराठे बनाए जा रही थी और अजय ग्राहकों को देकर पैसे ले रहा था। सुबह से शाम तक दोनों थक गए और फिर अपने घर लौटे। क्या हुआ? क्या नहीं हुआ वो पूछो माँ। सुबह से ग्राहक आते ही जा रहे थे, आते ही जा रहे थे। हम दोनों तो थक गए, लेकिन ग्राहक रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आज इतने दिनों बाद अजय और मधुमती के चेहरे पे मुस्कान आई थी। अब उन्हें उम्मीद की किरण दिख रही थी। अगले दिन प्रज्ञा के स्टॉल खोलने से पहले ही ग्राहक खड़े थे। प्रज्ञा धड़ाधड़ मैगी पराठे बनाए जा रही थी और ग्राहकों को देते जा रही थी। अगले कई दिनों तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। प्रज्ञा और अजय अपनी आमदनी देखकर हैरान थे। हमारी एक दिन की कमाई मेरे आधे महीने की पगार की इतनी है प्रज्ञा। सोचा नहीं था कि कभी इतना कमा पाऊंगा। अब तीनों खुश थे। जल्द ही प्रज्ञा ने काम पर कुछ और लोग रख लिए। ग्राहकों की संख्या बढ़ती जा रही थी और साथ ही उनका मुनाफा। बस 6 महीने में प्रज्ञा और अजय ने नए घर का डाउन पेमेंट दे दिया और वो लोग अपने नए घर में आ गए। मैंने हमेशा तुझे कम समझा है, ये सोचकर कि तू पढ़ी लिखी नहीं है, क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि तू क्या है। तेरा हुनर और इच्छा पढ़ाई लिखाई से बढ़कर है बेटा।
तू अजय की मदद करना चाहती थी और तूने कर दिया। मुझे तुझ पर बहुत गर्व है। प्रज्ञा की सास ने आज पहली बार उसे गले लगाया। ये दिन प्रज्ञा के लिए यादगार था। एक किराए के घर से वो अपने खुद के घर में आ पहुँचे और ये सब प्रज्ञा के मैगी पराठे की बदौलत। मोहनलाल गांव का संपन्न किसान था, लेकिन पत्नी गायत्री की बीमारी में सभी खेत बिक चुके थे। इसलिए उसने अपने घर के पास पराठे की दुकान खोल ली थी। जल्द ही उसके व्यवहार और स्वादिष्ट पराठे ने कस्बे के लोगों को अपना दीवाना बना दिया था। सुमित्रा और राजू के स्कूल के पास एक पिज्जा की दुकान खुली थी, जिसका प्रचार रेडियो, अखबार और ऑटो पर हैंडबिल व पोस्टर चिपकाकर पूरे जोर शोर से किया गया। भाई कल हमने पिज्जा खाया। क्या पिज्जा था। मैं और मेरे पिताजी अपनी कार पार्किंग पर पिज्जा ऑर्डर के बाद घंटों इंतजार किए, तब हमें पिज्जा मिला। अच्छा, क्या इतना अच्छा स्वाद है पिज्जा का? और नहीं तो क्या, तुम लोगों को तो घुसने भी नहीं देंगे गार्ड। घुसने क्यों नहीं देगा? अरे वो तुम्हारे पापा की फुटपाथ की पराठे की दुकान थोड़ी है ना, जो कोई भी मुंह उठाकर चला जाएगा। उस दुकान का एक स्टेटस है। बड़े बड़े लोग अपनी गाड़ी लगाकर खड़े रहते हैं, तब जाकर उन्हें पिज्जा खाने को मिलता है। समझ गए? रॉकी की बातें सुनकर सभी हंसने लगते हैं। सुमित्रा को पराठे वाले का मजाक पसंद नहीं आता। राजू जब स्कूल से घर जा रहा होता है तो पिज्जा की दुकान पर लोगों की भीड़ देखकर रुक जाता है। सुमित्रा उसे समझा बुझाकर घर ले आती है। पिताजी पिताजी, हमें भी पिज्जा खाना है। ठीक है बेटा, खिला दूंगा कभी। अभी गरम गरम आलू के पराठे बनाए हैं, वो खा लो। मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं खाना, मुझे तो पिज्जा ही खाना है। देख राजू, पिज्जा बहुत महंगे आते हैं। उतना पैसा हमारे पास नहीं कि तुम्हें पिज्जा दिलवा सकूं, लेकिन वादा करता हूं कि एक दिन तुम्हें पिज्जा जरूर खिलाऊंगा। नहीं पिताजी, मुझे तो कल ही पिज्जा चाहिए। अगर पिज्जा नहीं मिला तो मैं कुछ नहीं खाऊंगा। राजू, जिद मत करो। पिताजी बोल रहे हैं ना कि एक दिन हम लोगों को पिज्जा खिलाने ले जाएंगे। नहीं दीदी, मुझे तो पिज्जा कल ही खाना है। रॉकी भैया ने स्कूल में बताया कि पिज्जा कितना अच्छा होता है। अरे राजू, वो डॉक्टर का बेटा है, उसके पास ढेरों पैसे हैं। चल अब खाना खा। पराठे खाकर बच्चे सो गए, लेकिन मोहनलाल की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वह अपनी गरीबी को कोस रहा था कि कितना बेबस है वो, जो अपने बच्चों की मामूली खाने की मांग को भी पूरा नहीं कर सकता। उसकी आंखों में आंसू आ गए। सोचते सोचते न जाने कब उसे नींद आ गई। अगले दिन सुबह बच्चे स्कूल गए। आज भी पूरे स्कूल में पिज्जा की ही चर्चा हो रही थी। दोस्तों, कल मेरा जन्मदिन है और कल मेरी तरफ से कल शाम को सभी को पिज्जा पार्टी है। कल संडे है और स्कूल की भी छुट्टी है। सभी कल शाम में अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर आना। ओके भैया, हम भी आएंगे ना? हमें नहीं बोला आपने? नहीं, तुम लोग वहाँ नहीं जा सकते। वहाँ सभी बड़े बड़े लोग आते हैं, स्टेटस वाले लोग आते हैं। तुम बस पराठे खाओ। चल राजू, इनके पिज्जा से कहीं स्वादिष्ट और अच्छे हमारे पराठे हैं। अरे जाजा, बंदर को क्या पता कि अदरक का स्वाद क्या होता है। स्कूल के बाहर जो पिज्जा का पोस्टर लगा है ना, उसे ही देखते रहो और पराठे खाओ। समझना कि पिज्जा खा रहे हो। रॉकी, ऐसा नहीं कहते। चलो सुमित्रा, इसे तो ऐसे ही बोलने की आदत है। राजू की फोटो देखकर पराठा खाने वाली बात पर सभी हंसने लगे। सुमित्रा और राजू को बहुत बुरा लगा। दोनों घर आ गए। अरे राजू, यूं मुंह लटकाए क्यों खड़े हो? वो पिताजी, बात ये है कि कल रॉकी का जन्मदिन है और सभी को बुलाया है, पर हमें छोड़कर, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े लोग होंगे। बस इतनी सी बात। कल हम तुम लोगों के लिए आलू का मस्त पराठा बनाएंगे और हम सब पार्टी करेंगे। मुझे नहीं खाना पराठा, मुझे तो बस पिज्जा खाना है। मुझे पिज्जा चाहिए। बेटा, मैंने बताया ना कि अभी हमारे पास तुम लोगों के फीस भरने के पैसे नहीं हैं। पिज्जा कहाँ से खिलाऊंगा? इतना कहकर मोहनलाल आंखों में आंसू लिए घर से बाहर प्रथा के दंग पर चला गया। राजू, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। पिज्जा की जिद छोड़ दे मेरे भाई। जब पैसे होंगे तो हम जरूर पिज्जा खाने चलेंगे। आज तक कभी हमारे पास पैसे हुए हैं क्या? सभी नए नए कपड़े पहनते हैं और हम 2 साल से एक ही कपड़े पहन रहे हैं। क्या हम कभी पिज्जा नहीं खा पाएंगे दीदी? ऐसी बात नहीं है मेरे भैया, हम लोग पिज्जा एक दिन जरूर खाएंगे। उस रात राजू ने खाना नहीं खाया। घर में किसी ने खाना नहीं खाया।
सुबह मोहनलाल उठा और बाजार चला गया। वापस आया तो देखा कि राजू अभी तक सो रहा था। सुमित्रा से पता चला कि राजू अभी भी रूठा हुआ है, खाना भी नहीं खाया है। उठो बेटा, आज हम तुम लोगों को पराठा पिज्जा खिलाएंगे। चलो उठो। पिताजी मैंने बोल दिया ना, जब तक पिज्जा नहीं मिलेगा मैं कुछ नहीं खाऊंगा। मोहनलाल पराठे पर चीज, फ्रूट्स और सैलेड डालकर पिज्जा बनाता है, लेकिन लाख समझाने के बावजूद राजू नहीं खाता। सुमित्रा भी पूरी कोशिश करती है राजू को मनाने की, पर असफल रहती है। आज फिर सभी भूखे ही सो जाते हैं। आधी रात को राजू को जोर से भूख लगती है। वो किचन में जाकर रखा हुआ पराठा पिज्जा खाता है। उसे बहुत अच्छा लगता है। वह पराठा पिज्जा चट कर जाता है। मोहनलाल चुपचाप उसे खाते हुए देख लेता है। सुबह उठकर मोहनलाल बाजार चला जाता है। वापस आकर सुमित्रा को बुलाता है। सुमित्रा, ओ सुमित्रा, जी पिताजी, आई। ये ले पैसे और स्कूल से आते समय पिज्जा लेते आना। पिताजी, पैसे कहाँ से आए? वो कहीं से आ गए। और हाँ, मैंने टिफिन में पराठा पिज्जा रख दिया है, खा लेना याद से। सुमित्रा घर से स्कूल के लिए निकल रही थी तो पिताजी की साइकिल बाहर नहीं लगी थी। समझने में देर न लगी कि पिताजी ने साइकिल बेचकर पैसे लाए थे। सुमित्रा और राजू स्कूल पहुँचे। स्कूल में कल की रॉकी की पिज्जा पार्टी की ही धूम थी। सभी की जुबान पर पिज्जा पार्टी की ही चर्चा थी। लंच में सुमित्रा और राजू पराठा पिज्जा खा रहे थे तो वहाँ रीता आ गई। अरे, तुम दोनों ये कौन सी डिश खा रहे हो? ये हमारे पिताजी ने बनाया है, पराठा पिज्जा। हाँ, ये स्पेशल डिश पिताजी ने बनाई है। लो, तुम भी खाओ, बहुत स्वादिष्ट है। अरे वाह, बहुत मस्त पराठा पिज्जा है। ये तो बहुत ही अच्छा पराठा पिज्जा है। देखो, आओ देखो, पराठा पिज्जा कल के पार्टी वाले पिज्जा से कहीं ज्यादा टेस्टी है। सुमित्रा प्लीज, मुझे भी एक टुकड़ा दो ना। हाँ, ये लो रॉकी, तुम भी खाओ। वाह, सही में ये कितना टेस्टी है पराठा पिज्जा। ऐसा तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाया था। जल्द ही पूरे कस्बे में पराठा पिज्जा की चर्चा फैल गई। सुमित्रा ने पिताजी को पराठा पिज्जा बनाने की सलाह दी। अब उनकी दुकान पर भीड़ लगने लगी थी। पिज्जा की दुकान में लगातार ग्राहकों की कमी होने लगी। पिज्जा की दुकान बंद होने की कगार पर आ गई। तभी एक दिन पिज्जा दुकान के मालिक खुद मोहनलाल के पास आया। मोहनलाल जी, आपके पराठा पिज्जा का बहुत नाम सुना था, आज टेस्ट भी कर लिया। सचमुच लाजवाब है। वाकई तुम्हारे हाथों में तो जादू है। जी धन्यवाद। क्यों ना हम दोनों मिलकर साथ काम करें। आप मेरी दुकान का उपयोग कीजिए, मैं फंडिंग और मार्केटिंग देख लूंगा। जो भी प्रॉफिट होगा आधा आधा बांट लेंगे। मोहनलाल को ये प्रपोजल अच्छा लगा। दोनों मिलकर साथ काम करने लगे। प्रथा पिज्जा का टेस्ट और अच्छी मार्केटिंग से जल्द ही उनकी दुकान कई शहरों में खुल गई। अब मोहनलाल सेठ मोहनलाल कहलाने लगा। वे शहर में आलीशान बंगले में रहने लगे।